मैं आपका सोशल साइंस टीचर सुभाष आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सिविक्स से लाइन बाय लाइन के साथ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th में सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग के साथ। चलिए कह रहा विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड लास्ट ईयर। वी नोटिस दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो सारा पावर है वो किसी एक ऑर्गन के पास नहीं रहता है। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। अब ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जब आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ना। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि पावर इन तीनों ऑर्गन्स में शेयर की जाती है ना। बट कह रहा है एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। In this next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are how democracies handled demand of power sharing. हम दो स्टोरीज के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें से एक है श्रीलंका, दूसरा है बेल्जियम। और हम ये देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग की डिमांड है वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं ना। तो यहां पर हम पावर शेयरिंग के वेरियस जो फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां से पहला केस स्टडी जो है वो बेल्जियम का है। याद रखना है कि हम यहां पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आमतौर पर आपने अपने घरों में, अपनी फैमिलीज के आसपास देखा होगा कि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, पर यहां पर जो शेयरिंग की बात है पावर, वो स्टेट के पास जो पावर है उसको कौन यूज करेगा। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट उसे यूज करती है, पर यहां हम उसके फॉर्म्स को अलग अलग तरह से देखेंगे और कौन कौन लोग हैं जो पावर शेयरिंग जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए पहला देख लेंगे। कह रहा बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप स्मॉलर देन एरिया ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, इवन हरियाणा से भी छोटी है। चलिए कह रहा इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। प्यारे बच्चों, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और कहता है विच कंट्री इज नॉट द नेबरहुड कंट्री ऑफ बेल्जियम। तो आमतौर पर आपको फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड तो याद होते हैं, पर लग्जमबर्ग को लेकर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रख लेना है। आगे देख लेते हैं। कह रहा इट हैज पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। कह रहा ऑलमोस्ट 1 करोड़ के से भी कम इनकी पॉपुलेशन है, जो हरियाणा का लगभग आधा है। उसके बाद कह रहा है कि द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर एक टर्म यूज कर रहा है, वो टर्म है एथनिक। अब हाउ कैन वी डिफाइन द एथनिक, को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो यहां पर सिंपल जो डेफिनेशन दे रहा है वो कह रहा है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चरल और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और द नेशनलिटी। अब इसका जो सिंपल है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक तरह का सोशल डिवीजन है जो किस पर बेस्ड है? कह रहा है कि सेम कॉमन डिसेंट पर बेस्ड है ना। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। सपोज दैट आपको कई बार लगेगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन आपका एथनिक ग्रुप एक है, आपको कई बार लगेगा ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज हमारा एथनिक ग्रुप एक है। लेकिन जैसे मान लेते हैं आपको लगता है कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और जितने भी हिंदू हैं हमारा सबका एथनिक आइडेंटिटी एक ही है, पर ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? साउथ और जब आप बंगाल में जाओगे, डजंट मैटर वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, वो कहता है नहीं हम बंगाली कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा एथनिक आइडेंटिटी ये है। वो कहेगा नहीं हम तमिल बोलते हैं, हम तमिल कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा एथनिक आइडेंटिटी ये है।
तो यानी कि एक तरह का ये सोशल डिवीजन है जिसका बेस जो है कुछ बेसिक्स है कि हमारे कुछ कल्चर या हम कुछ खास तरह के वो हमारे फेथ है जिनमें हम बिलीव करते हैं। चलिए, तो इसको एक बार याद रख लेना है ना। अब इसको समझने के लिए अभी हम आगे चलेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे हमने 2 एग्जांपल इसीलिए आपको दे दिए। चलिए, अब एक और बात यहां पर देख लेते हैं। हाँ, अब हम समझ लेते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। आप एथनिक टर्म को अगर आप चाहें तो आप हिंदी में से डिफाइन कर सकते हैं जाति संरचना, तो आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अब यहां पर कह रहा है कि अब यहां पर कह रहा है कि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% पीपल लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। 59% पीपल जो हैं वो क्या है, डच हैं। और कहां रहते हैं वो एक रीजन है कि स्टेट है जिसका नाम है फ्लेमिश। तो ये पहला एक एथनिक ग्रुप है। दूसरा एथनिक ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं कि 14% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब 40% पीपल कहां रहते हैं, वेलोनिया में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। उसके अलावा जो आप देखेंगे 1% पीपल जो है वो जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, क्योंकि वो जर्मनी से जर्मन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जर्मन वाले एरिया से इनकी कंट्री टच करती है। अब आपको ये तो हो गया एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम ना। सिंपल याद रख लेना है 59% पीपल लिव इन द फ्लेमिश रीजन, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, दे आर स्पीकिंग द डच। और यहां पर दूसरा देख लेना है कि 40% पीपल लिव्ड इन वेलोनिया रीजन, दे स्पीक द फ्रेंच। 1% पीपल स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम उसकी कैपिटल में है। कहां है, कैपिटल में है। क्या कह रहा है कि इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है, याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाने की उम्मीद है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो आपको याद रख लेना है ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है। अब यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कंट्री के भीतर आप देखेंगे यहां पर 80% पीपल फ्रेंच हैं, 20% पीपल डच हैं। तो आपने देखा था डच कंट्री में जो है मेजॉरिटी थे, बट वो कैपिटल में क्या हो गए हैं, माइनॉरिटी हो गए हैं। अब मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच का जो है डिफरेंस समझते होंगे ना, कि अगर नंबर्स ऑफ पीपल किसी ग्रुप के ज्यादा हैं वो मेजॉरिटी है, और अगर आप नंबर ऑफ पीपल किसी कम्युनिटी के कंपेयर में कम है तो वो माइनॉरिटी है। चलिए, हालांकि यहां पर जो बड़ी जो माइनॉरिटी है वो है जर्मन, लेकिन फिलहाल कंफ्लिक्ट है डच और किसके बीच में, फ्रेंच बोलने वालों के बीच में। तो हम इन्हीं को जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लेकर चलेंगे। क्या कह रहा है, द माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो लोग फ्रेंच पीपल में हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं कैपिटल में, वो बहुत रिच है और बहुत पावरफुल। पावरफुल मींस सिस्टम का पार्ट है, बहुत सारे ऊंची पोस्ट पर हैं, उनके पास ज्यादा पहुंच है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, डच लोगों को लगने लगा है कि हमको क्या लेट से मिला है, हमको एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो बहुत लेट से मिला है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है रिसोर्सेज और एजुकेशन उन्हें बाद में मिले हैं, जिसके चलते वो डेवलपमेंट उतना नहीं कर पाएंगे। चलिए सिंपल देख लो, आज के दौर में अगर आप देखना हो तो आप बोलो कि जो है आप अडानी बन के दिखा सकते हो, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे तो मेरे पास उतने रिसोर्स नहीं है, उतना जो है मेरे पास एजुकेशन नहीं है उस लेवल का, तो मैं उनके जैसा बन नहीं सकता। उन लोगों ने पहले से इतना सारा रिसोर्स दे लिया, इतना सारा एजुकेशन, जिसके चलते वो सिस्टम का पार्ट है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कि दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 और 1960 में।
अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेंशन क्रिएट हुई इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में 1950 और 1916 में। डच कम्युनिटी फ्रेंच को हेट की नजर से देख रही है, क्योंकि उनको लगता है फ्रेंच पीपल ने हमारी जो कैपिटल है ये ब्रुसेल्स की ये बेल्जियम की कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। आप मैप पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात आप देखेंगे, जो यहां पर हमने स्टार्टिंग में बोला था, जो फ्लेमिश रीजन है डच स्पीकिंग है, आप नीदरलैंड के आसपास वाला एरिया देखेंगे। जो वैलोन रीजन है फ्रेंच स्पीकिंग है, वो आप टोटल ये देखेंगे फ्रांस से बाउंड्री शेयर करता है। जो आप देखेंगे जर्मन यहां पर है ना, तो जर्मनी से बाउंड्री शेयर करता है ना। तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई ना। दोबारा ये देख लेते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई। तो जो कम्युनिटी कंट्री के पूरी कंट्री में यानी कि डच मेजॉरिटी है, वो यहां पर ब्रुसेल से माइनॉरिटी है, और जो फ्रेंच पूरी कंट्री में माइनॉरिटी है वो यहां पर क्या है, मेजॉरिटी है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई, और ये बेल्जियम के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है एक दूसरी कंट्री के साथ, जिसको हमने बोला कि दूसरे केस स्टडी के साथ। वो कौन सा है, तो वो है श्रीलंका। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए कह रहा लेट अस कंपेयर विद दिस सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो एक छोटी सी कंट्री है वो क्या है, श्रीलंका है ना। तो तमिलनाडु से थोड़ी सी दूर ऑलमोस्ट जो है 25-30 किलोमीटर। चलिए इट हैज 2 करोड़ पीपल अबाउट द सेम इन हरियाणा। हरियाणा में जितनी पॉपुलेशन है, हमने बोला था कि 1 करोड़ बेल्जियम में है, वो हाफ है हरियाणा का, इसका मतलब अप्रॉक्स 2 करोड़ के आसपास है। तो इनकी भी सेम उतनी पॉपुलेशन है। अच्छा, वन मोर थिंग याद रखिएगा, दीज आर द ओल्ड डाटा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। हम आप देखेंगे इंडिया और श्रीलंका साउथ एशियन जो है कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो आप यहां पर बहुत डाइवर्स जो है पॉपुलेशन यहां पर भी है। कह रहा द मेजर ग्रुप्स आर श्रीलंका इन द सिंगला स्पीकर्स 75%। हाउ मच दे आर, चलिए ये एक पुराना ओल्ड डाटा है। अब यहां पर कह रहा है कि 74% आज सिंगाला। अच्छा, मैंने 75 बोला था क्या, चलिए 74% आज सिंगाला स्पीकर। सिंगाला एक लैंग्वेज है वहां की श्रीलंका की, और कह रहा है 18% तमिल ग्रुप यहां पर रहता है, ठीक है ना। कितना, 18%। अमॉन्ग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंका। अब देखिए यहां पर 2 तरह के ग्रुप्स हैं, 13% में भी 2 तरह के ग्रुप हैं, और वो ग्रुप कौन से अभी हम आगे देख लेंगे ना। चलिए एक आप देखेंगे कि जो नेटिव तमिल्स है, दूसरा है इंडियन तमिल्स, यानी कि माइग्रेटेड पीपल, दोज हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब वहां पर टी फार्मिंग और लेबर्स के तौर पर नीड थी, तो बहुत सारे लोग वहां पर मूव किए थे। चलिए अब देख लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ये पूरी तरह से दिखे। तो कह रहा है 13%। जो अब आपको 74% सिंघाला तो याद है। अब तमिल्स में 2 तरह के ग्रुप हैं। कितने तरह के ग्रुप हैं, 2 तरह के ग्रुप हैं। एक कह रहा है कि 13% ये नेटिव है। नेटिव मीन्स होता है कि ओरिजिन पीपल, सपोज दैट देयर एंसेस्टर्स बिलोंग टू दैट लैंड, उनके पूर्वज बहुत लंबे अरसे से वहां पर रहते चले आए हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है, वो है इंडियन तमिल। क्या है वो, इंडियन तमिल। तो जाहिर सी बात है, जब हमने 13% बोल दिया, जो टोटल तमिल है वो 18% है, तो कितने बचे ये बचे हैं 5%, ठीक है ना। 13% जो है वो नेटिव तमिल है, जो 5% है वो इंडियन तमिल है ना। अब इसके अलावा कह रहा है कि एज यू कैन सी इन द मैप ऑफ श्रीलंका, तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तमिलनाडु है, और यहाँ पर जो है बहुत सारी तमिल कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, तो जाहिर सी बात है सबसे नियर बाई वही है, तो माइग्रेटेड किए हैं। चलिए
North and the east of the country, most of the Singhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindu and Muslim. अब आप तमिल्स पीपल को यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कह रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पर ज्यादा तमिल्स लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल जो सिंघाला कम्युनिटी के लोग हैं ये ऑलमोस्ट बौद्धिस्ट हैं। क्या है ये? ऑलमोस्ट बौद्धिस्ट हैं। वाइल कह रहा है there are 7 जो तमिल्स हैं वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। कह रहा है 7% क्रिश्चियन हुआ द बोथ तमिल एंड सिंघाला। अब यहां पर कह रहा है कि 7% क्रिश्चियन है और ये सिंघाला और तमिल। अच्छा एक और बात, हमने तभी बोला था कि आप सपोज दैट कि फिजिकल सिमिलरिटीज पॉसिबल है कि एक जैसा होगा, लेकिन यहां पर जो एथनिक डिवीजन है उसका बिहाफ है लैंग्वेज के बिहाफ पर किया गया है ना। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन like this. Belgium and Dutch community could take advantage of this numeric majority and force it will French on the German speaking community. कह रहा आप थोड़ी देर के लिए सोचिए क्या होता कि डच कम्युनिटी मेजॉरिटी होने का एडवांटेज दे और किसको सप्रेस करे? फ्रेंच को और जर्मन को। जर्मन को तो और भी इजी है। चलिए this would push the conflict among communities further. This could lead a very massive partition of the country. कह रहा है कि अगर ये कम्युनिटीज के बीच में कंफ्लिक्ट होता तो बहुत मैसिव जो है कंट्री में पार्टीशन जैसी सिचुएशन आती और बोथ द शुड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल्स। दोनों की सिचुएशन आती, ब्रुसेल्स पर कंट्रोल कौन करेगा? इन श्रीलंका द सिंघला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इंपोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। चलिए अब हम देख लेते हैं श्रीलंका में भी सेम तरह की सिचुएशन है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला। यहां पर नंबर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन यहां पर किसी पर्टिकुलर स्पेस में ऐसा नहीं है कि जो है कोई मेजॉरिटी और कोई माइनॉरिटी है। लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं कि सिचुएशन ऑलमोस्ट एक जैसी है ना। चलिए अब यहां पर एक टर्म दे रहा है, वो कह रहा है मेजोरिटेरियन। क्या दे रहा है? मेजोरिटेरियन। अब मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? तो मेजोरिटेरियन को यहां पर सिंपल दिया हुआ है, अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। अब मेजोरिटेरियन को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ऐसा जब होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जिनके नंबर्स ज्यादा हैं, जब वो ऐसा करते हैं कि वो जिस तरह से चाहे रूल उस तरह से रूल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट करके, उनके कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करके, उनके बहुत सारे रिचुअल्स को डिसरिस्पेक्ट करके ना, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट ना दे करके उन्हें जो है बहुत बैड तरीके से उनके साथ बिहेव करना। चलिए कह रहा श्रीलंका इमर्जन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि इन विच ईयर श्रीलंका हैज गॉट इंडिपेंडेंट कंट्री। तो 1947 में इंडिया का है और 1948 में श्रीलंका का है। चलिए कह रहा द लीडर्स ऑफ सिंघाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Singhala supremacy. डेमोक्रेसी वहां पर एस्टेब्लिश हुई कॉलोनियल रूल के बाद, वहां पर इलेक्शन हुए और सिंघाला कम्युनिटी के मेंबर्स बड़े नंबर्स में जीतकर आए और यहां पर उन्होंने क्या किया कि सिंघाला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ गए। हमने मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोला कि आप जब देखेंगे डेमोक्रेसी में भी इस तरह का होता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? चलिए अब देख लेते हैं कि कह रहा है इन 1956 में। अब हम देख लेंगे क्या स्टेप्स उन्होंने लिए हैं जिससे सिंघाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी एक कंट्री के ऊपर हो गई। In 1956 act was passed to recognize Singhala as the official language. याद रखिएगा कि ईयर आमतौर पर पूछता है कि किस साल ऐसा हुआ था ना, तो 1956 में क्या हुआ? सिंघाला कम्युनिटी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर क्या किया गया? अनाउंस कर दिया गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? तमिल्स को लगने लगा कि हम भी तो 18% है, अगर कोई लैंग्वेज ऑफिशियल बनती है तो आप देखेंगे कि सारे पेपर वर्क, सारी चीजें, ऑफिशियल चीजें उसी लैंग्वेज में होगी। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति उसको, अगर मान लीजिए कि सिंघाला ना आती हो, या क्या होता 1% जर्मन को जो है डच ना आती होती, तो जाहिर सी बात है उस कम्युनिटी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इससे क्या हुआ? इस तमिल लोगों को लगा कि ये उनकी भाषा के साथ जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया जाए, उनके साथ गलत हो रहा है। चलिए
द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघालाज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब एक दूसरा काम इन्होंने क्या किया, बोला गया, ये रूल पास किया गया कि सिंघाला कमिटी के लोगों को प्रेफरेंशियल जॉब दी जाएगी। सपोज दैट कि हमने किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, अब नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट हैं वो 10 है और जो सीट्स हैं वो टोटल 5 है, 10 जॉब्स हैं और एप्लीकेंट के नंबर 20 हैं। अब इसमें से 10% सिंघाला है, मान लेते हैं 7 जो है वो तमिल है और 3 जो है वो अदर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है, साफ तौर पर बोल रखा है कि आपको किसको प्रेफर करना है, सिंघाला कमिटी को। तो 10 नंबर है और कौन सेलेक्ट होगा, सिंघाला। प्रमोशन किसको मिलेगा, सिंघाला कमिटी को, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहां कहीं पर भी जॉब के चांसेस थे, जहां कहीं भी प्रमोशन के चांसेस थे, वो सारा किसको मिलने लगा, सिंघाला कमिटी के लिए। अब इसको लेकर तमिल्स के भीतर नाराजगी हुई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है तमिल्स पीपल आर नॉट एलिजिबल, वो जो है एजुकेशन उनके पास बहुत नहीं था, उनके पास स्किल नहीं थी, ऐसा तो नहीं था। तो उनको ये लगने लगा कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो रहा है उनके साथ। चलिए एक और काम किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और कहा कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। यानी कि गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल रिलीजन भी अनाउंस कर दिया कि स्टेट का काम है बुद्धिज्म को क्या करना, डिफेंड करना और उसे बढ़ाना, फोस्टर करना। तो यहां पर जो क्रिश्चियन है, जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो बाकी अदर कमिटीज हैं, उनको लगने लगा कि उनके साथ क्रिश्चियन है, उनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि जब स्टेट एक रिलीजन को प्रमोट करता है, उसे कंजर्व करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति को लगता है कि हमारे रिलीजन को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। सॉरी, चलिए। All these government measures coming one after the other gradual increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। ये जितनी भी सारी चीजें आई, एक के बाद एक के बाद आई, इन सब ने श्रीलंकन तमिल्स के दिमाग में एक बात रखा कि वो क्या है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। श्रीलंकन तमिल आपस में एकजुट होते चले गए कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने ये रियलाइज किया, कोई भी सिंघाला लीडर, कोई भी सिंघाला पार्टी, उनके जो कंसर्न है, उनके कल्चर को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर लोग सेंसिटिव नहीं है। चलिए, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट policies denied them equal political rights, discrimination against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests। और उन्होंने क्या देखा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इक्वल राइट्स देने से डिनाई कर रही है। जस्ट सपोज दैट कि मैं अगर कहीं जाऊं जॉब के लिए अप्लाई करने, मुझे बोल दिया जाए कि नहीं नहीं आप इस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, इस कास्ट से बिलोंग नहीं करते, इसलिए हम आपको जॉब में प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम आपको प्रमोशन नहीं देंगे। तो आपको लगेगा कि मेरी कम्युनिटी के साथ तो गलत हो रहा है, आप वही से रेस करेंगे। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन हो रहा है कि जब उन्होंने देखा गवर्नमेंट का हमारे जो है राइट्स को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, अब आप ये एरिया बस दिखाया गया है कि कहां पर तमिल्स ज्यादा है। तो आप ये देखेंगे, ये श्रीलंकन तमिल्स हैं, ये इंडियन तमिल्स हैं यहां पर, और ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। ऑलमोस्ट तमिल वाले जो लोग हैं यहां पर ज्यादा रहते हैं। चलिए, अब रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या है। द रिलेशन बिटवीन सिंघाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सिंघाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में कंफ्लिक्ट बढ़ते चले गए। लोगों का जो है एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो खत्म होने लगा। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language। श्रीलंकन पीपल्स ने क्या किया, अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की और क्या बोला, बहुत सारे मूवमेंट लॉन्च किए और क्या बोला कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का आपको रिकॉग्नाइजेशन देना पड़ेगा, दर्जा देना पड़ेगा। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं, श्रीलंका में आप नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं, हम जहां पर रहते हैं नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है, जो रीजन है, वहीं पर आप क्या कर दो, हमको एक ऑटोनॉमस स्टेट दे दो कि तमिल्स यहां रहेंगे, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल होगी और वो जिस तरह का कल्चर एजुकेशन वो चाहेंगे, उनके यहाँ जॉब उनको भी मिलने लगी, प्रमोशन उनको भी मिलने लगेगा। ये सारी डिमांड उसमें शामिल थी। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिराइड, ठीक है ना। पर जो तमिल्स की डिमांड थी वो सिंघाला कम्युनिटी के पीपल के द्वारा रेगुलर तौर पर डिराई
की गई। जाहिर सी बात है वो क्यों मानेंगे इस बात को, क्योंकि वो उस टाइम पर मेजोरिटेरियन को एंजॉय कर रहे थे। चलिए, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इल्लम। यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, इल्लम। इल्लम का मतलब होता है स्टेट, तमिल वर्ड है इल्लम, उसका मतलब होता है स्टेट। और ये क्या डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं जो नॉर्थ का जो एरिया है और जो ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, ये जो एरिया है नॉर्थ का और ईस्ट का, कह रहे हैं यहां पर तमिल्स की आबादी ज्यादा है, तो आप क्या करिए, अलग से स्टेट बना दीजिए, हम यहां पर अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग यहां पर रह लेंगे। चलिए, अब क्या हो गया, दिस डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज रन इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ, जो बार बार डिनाई किया गया, इसने दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या किया है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को स्पीड दिया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। अब नतीजा क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वार की सिचुएशन आ गई। अब आपको पता चलेगा वार तो होता है, बट ये सिविल वार क्या होता है। तो सिविल वार क्या है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, आप देखेंगे, बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंसिव लाइक इट अपीयर्स लाइक अ वार। जब कंट्री के इनसाइड द कंट्री, याद रखना है सिविल वार का मतलब हो जाता है इनसाइड द कंट्री, जब दो ग्रुप्स आपस में फाइट करें और जस्ट लाइक द वार, वायलेंट हो, जिसमें खूब खून खराबा हो, लोग एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरों को घरों को लूट रहे हो, तब ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सिविल वार। चलिए, अब एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैड बीन किल्ड, जिसका नतीजा क्या हुआ, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए। मेनी फैमिलीज वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, रिफ्यूज एंड मेनी लॉस देयर लिवलीहुड्स। बहुत सारी फैमिलीज को फोर्सफुली तरीके से माइग्रेट किया गया, जबरन उनको अपने प्लेस छोड़ के जाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देता हूं, ये एक एरिया है, सपोज दैट यहां पर सिंघाला रहते हैं और यहां पर तमिल भी रहते हैं, कुछ कुछ तमिल भी रहते हैं, हालांकि तमिल इस एरिया में ज्यादा है। अब दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहां पर हम मान लेते हैं कुछ सिंघाला रहते हैं, कुछ नंबर्स हैं। अब क्या हो गया, सिंघाला कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट है। आप देखेंगे सिंघाला कम्युनिटी के लोग किसको साथ मारपीट कर रहे हैं, तमिल के साथ। तमिल क्या कर रहे हैं, सिंघाला के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ा, बहुत सारी दोनों कम्युनिटीज के तरफ के लोगों को अपनी फैमिली, अपना ऑक्यूपेशन, अपनी जॉब, सब कुछ छोड़ करके वहां जाना पड़ा ना। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के घर होने के बावजूद भी उन्हें, जब वो पाकिस्तान छोड़ के सब कुछ आए, सब कुछ था उनके पास, बावजूद उनको रिफ्यूजी जैसी लाइफ स्पेंड करनी पड़ी। तो सेम तरह की सिचुएशन यहां है ना, इसी तरह की लाइफ जीनी पड़ी, रिफ्यूजी। और बहुत लोगों को अपने जीविकापार्जन का भी साधन नहीं रहा। सपोज दैट अगर उनकी शॉप है वहां पर ना, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब वो क्या है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो यहां चले आए हैं, एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं। चलिए, अब कह रहे हैं दिस सिविल वार हैज बीन कॉज्ड टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009 में। अब इस सिविल वार के चलते क्या हुआ, कंट्री का जो सोशल है, जो इकोनॉमिकल है, जो कल्चर लाइफ है, ये बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया। इकोनॉमी तो कोलैप्स कर गई, क्योंकि जब कंट्री में क्या हो रहा है, आपस में रोज बैटल हो रहा है ना, तो फिर इकोनॉमी डेवलप कहां से करेगी। किसी व्यक्ति ने स्कूल स्टार्ट किया, किसी व्यक्ति ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, उसके शॉप में आग लगा दी गई, उसके बिजनेस को जो है बंद करा दिया गया, क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ गई। और आप देखेंगे सोशल लाइफ भी क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट हुआ, कोई कम्युनिटी के बीच में आपस में कनेक्शन नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो कल्चर, सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई, और ये सब कुछ खत्म हुआ 2009 में। अब आप सोचिए, 1956 से ये स्टार्ट हुआ और 2009 तक चला। आप सिंपल देख लीजिए कितने साल बीते हैं, ऑलमोस्ट 55 से 60 के बीच में, 55 साल हम अप्रॉक्स तो बोल ही सकते हैं। तो इतना टाइम पीरियड एक कंट्री के भीतर में सिविल वार जैसी सिचुएशन रही, मान लेते हैं, ठीक है, 56 के टाइम पीरियड पे ज्यादा नहीं था, लेकिन 70-80 होते होते ये बहुत तेज आया। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा, जिसको हम लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इल्लम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, वी प्रभाकरन इसका जो हेड था, बाद में डेथ हुई। राजीव गांधी के मर्डर में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करने के चलते, जो वहां पर एक बच्ची ने सुसाइड किया बॉम्ब लगा करके, उसके चलते इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की
डेथ हुई, क्योंकि इंडिया ये बाद में इंडिया को लगता था कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, जबकि तमिल्स को लगता था कि वो अपने फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आपको ये अंदाजा होगा कि ऐसी कंडीशन आई, ये कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल तक गया कि किसी एक दूसरी कंट्री के प्रधानमंत्री को प्लान करके मारा गया ना। तो 2009 में ये पूरा सारा सिनेरियो खत्म हुआ, लेकिन तब तक श्रीलंका इसके बहुत सारे लॉस झेल चुका था, और जिसके चलते हम ये देख रहे हैं कि अगर आप पावर शेयर नहीं करेंगे तो ये नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इट मींस डेवलपमेंट रुक जाएगा। कंट्री के बीच, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चर हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी कंट्री। इसका मतलब है कि वो टाइम से बहुत पीछे चले जाएंगे कंपेयर टू द अदर। हमने देखा है कि 2 केस स्टडी हैं। पहला श्रीलंका के बारे में, जहां पर उन्होंने पावर शेयर करने से डिनाई कर दिया, और हमने देखा श्रीलंका को सिविल वार की कंडीशन फेस करनी पड़ी, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। अब दूसरे केस स्टडी के बारे में देखते हैं, जहां पर हमने सेम बात कही थी कि अब हम वहां पर देखेंगे जहां पर पावर शेयर हो रही है, वहां पर बेल्जियम ने इस केस को किस तरीके से हैंडल किया है। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मीन्स होता है कि मॉडिफाई करना, चेंजेस करना, सुधार करना। तो बेल्जियम ने अपने यहां क्या किया है वो हम देख लेते हैं। कह रहा है द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, हाँ, दे रिकॉग्नाइज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने क्या किया, जो रीजनल जो एग्जिस्टेंस थे, जो कल्चरल डाइवर्सिटी थे, उसको क्या किया उन्होंने, एक तरह से उन डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट किया, और बिटवीन 1970 और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस किए हैं ना। और टाइम सेट टू वर्क ऑन एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ऐसे कानून बनाए जिससे सारी कम्युनिटी के लोग उस कंट्री के भीतर इक्वल तरीके से, सेम तरह से रह सके। कह रहा है द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज एंड इज वेरी इनोवेटिव। हियर इज सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। ये जो अरेंजमेंट है, ये जो बाकी कंट्रीज के मॉडल से बिल्कुल भी डिफरेंट है। हम यहां पर देख लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स कि कैसे ये बेल्जियन मॉडल काम करता है। चलिए, हमने इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द central government. Some special laws required the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can take decision unilaterally. अब इस पहले पॉइंट को हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। कह रहा है कि अब पूरे फ्रांस में क्या होगा, पूरे फ्रांस में इन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यहां पर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं वो इक्वल होंगे। इट मींस यहां पर कोई माइनॉरिटी और कोई मेजॉरिटी नहीं है। जितने मिनिस्टर्स वहां पर डच के हैं उतने ही फ्रेंच के भी हैं। इसका क्या मतलब है, अब इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए श्रीलंका के साथ कि वहां पर मेजॉरिटी कौन था, सिंघला, और उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी होने के चलते बहुत सारे रूल, बहुत सारे लॉज ऐसे लेके आए जो अगेंस्ट द माइनॉरिटी थे। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में यह कर दिया गया है कि कोई किसी भी सिंगल कम्युनिटी को डिसीजंस जो है टेकन करने की जो है ग्रांट नहीं दी गई ना, यानी कि आप अपने मनमाना नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो वो रिफॉर्म लेके आए उसमें क्या बात कह रहे हैं, कह रहे हैं मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर जो बात यह है कि पावर्स टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसको दी गई, रीजन्स को दी गई। अब यहां पर रीजन्स कौन कौन से हैं, तो वैलोनिया और फ्लेमिश। और एक और बात, अब स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इट मींस अब वो उनके सबऑर्डिनेट नहीं रह गए हैं। ठीक, तो पावर क्या हो, पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि नंबर्स ऑफ मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ना, जिसके चलते कोई भी कमिटी डिसीजन जो है एक तरफा नहीं ले पाई। दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है कि मैनी जो है पावर ले ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट से और दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि अगर उन्हें लगता है अपने रीजन्स में कुछ चेंज करने हैं तो उनके पास वो अथॉरिटी है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। कह रहा ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या कह रहा है, कह रहा चूंकि
ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी, जहां पर भी क्या हो रहा है कि नंबर्स ऑफ मिनिस्टर क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि सेंट्रल में डच कम्युनिटी ने मेजॉरिटी होने के बावजूद माइनॉरिटी के कम्युनिटी के लोगों को क्या किया, इक्वल नंबर्स दिए। तो यहां पर भी सेम ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच ने मेजॉरिटी होने के बावजूद एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सेंट्रल में डचेस ने ये तरीका अपनाया था। यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहां पर एक फोटोग्राफ है, स्ट्रीट का है, यहां पर फ्रेंच और डच दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो ये सिंबल करता है कि दोनों लैंग्वेज को यहां पर जो है सेम तरह से ट्रीट किया जा रहा है ना। ठीक, हाँ, अब चौथा देख लेते हैं। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, अब यहां पर एक चौथी सरकार भी है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है दिस कम्युनिटी इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग। अब यहां पर हर कम्युनिटी की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, डच की अलग होगी, फ्रेंच की अलग होगी और जर्मन की अलग होगी। और अब इसका काम क्या होगा, नो मैटर वेयर दे लिव, पूरे जर्मनी, पूरे बेल्जियम में वो कहीं भी रहते हो, वो क्या करेगा, डच अगर यहां है, यहां है, यहां है, तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी तो वोट करेगा। किसी भी सेपरेट एरिया में अगर जर्मन यहां है, भले नंबर्स कम है, तो क्या करेंगे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए जो है उसी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। और इनका काम क्या है, दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इनको 3 राइट्स दिए गए, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर। इट मींस अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसका काम ये कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी, बिकॉज इसके पीछे कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये उसी कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, और जो भी चेंज करना है विद द कंसेंट ऑफ देयर कम्युनिटी करेगी। तो इसमें कहीं भी मेजॉरिटी अपने रूल इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, प्रेशराइज तरीके से थोप नहीं पाएगी। चलिए एक और बात कि you might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic line. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है इवन बेल्जियम के लोगों के लिए भी, लेकिन इसने क्या किया, बहुत पीसफुल तरीके से, जो हमने श्रीलंका में देखा था श्रीलंकन गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई, उसको इन्होंने बहुत पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया और लिंग्विस्टिक लाइन के बिहाफ पर कंट्री के बीच में एक प्रॉपर ऐसा डिवीजन किया जिसके तरह से लोग एग्री हों। When many countries of the Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its हेडक्वार्टर। और हमने देखा कि बाद के दिनों में बेल्जियम को यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपियन सारी कंट्रीज का एक यूनियन होता है, कुछ इसके पार्ट नहीं भी है, उन सब का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में रखा गया। तो यहां पर ये दिखाता है कि बेल्जियम ने इस मॉडल को अप्लाई किया अपने यहां और बहुत हद तक डेवलपमेंट किया, जबकि श्रीलंका ने पावर शेयर करने से डिनाई किया, और जिसका नतीजा हुआ उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई, सिविल वार जैसी कंडीशन आ गई। ठीक, आगे देख लेते हैं। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies. ठीक है ना, दोनों जगह पे डेमोक्रेसी थी, बट ये दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। बट उन्होंने जो पावर शेयरिंग है उसको किस तरह से डील किया उस पर क्वेश्चन है। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड that the unity of the country is possible only by respecting and feeling interests of different communities and the regions. बेल्जियम में क्या हो रहा है, बेल्जियम के लोगों ने ये रियलाइज किया कि दूसरी कम्युनिटीज की जो फीलिंग है, जो उनके इंटरेस्ट हैं और जो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, उसको उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा। Such a realization resulted in mutual acceptable arrangement for sharing power. तो बहुत म्यूचुअल तरीके से उन्होंने पावर शेयरिंग के इस फॉर्म को एक्सेप्ट किया। Where Sri Lanka shows contrasting example, it shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of country. वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में हमने देखा कि अगर ऐसा होगा, कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेंस करेगी, उन्हें सप्रेस करेगी और पावर शेयर नहीं करेगी, वो कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये दो केस स्टडी थे, श्रीलंका और बेल्जियम। यहाँ के फैक्ट आपको बहुत याद रखने हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्ट पूछे भी जाते हैं, खासतौर पर ये भी कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन ना। तो ये दो केस स्टडी के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की है कि पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पावर शेयर नहीं करेगा तो मे बी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, और अगर कोई पावर शेयर करेगा तो वो बेहतर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट कर पाएगा ना। चलिए आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू।